बच्चों हम लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी किस चीज़ में वर्क करती थी? फैटिग स्टडी वर्क करती थी वर्क करके थक जाने पर कितने समय में वो थक जाता है और कितने समय में वो दोबारा से रिकवर हो जाता है अपने मैक्सिमम वर्क को देने के लिए, है ना। बहुत सारे बिजनेस में उसे मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जैसे माइनिंग वगैरह होती है, कोयले की खान वगैरह होती हैं, तो उन्हें ज़मीन में खुदाई करनी होती है, तो उनको क्या करना होता है, हर 15 मिनट में के बाद उन्हें रेस्ट देना होता है। ये मेरी एज्यूम वैल्यू है, 15 मिनट फिक्स नहीं है, हो सकता है 20 मिनट भी हो सकता है 30 मिनट भी हो, तो उनको हम रेस्ट देंगे। फिर उसके बाद हम रेस्ट कितना देंगे, 5 मिनट का, 10 मिनट भी हो सकता है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया जा सकता है ना। जैसे कौन सी हो सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, जैसे जिनका काम होता है, आपने देखा होगा घर पर जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है तो जो लेबर आती है वर्क करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो अप्रोक्स 9 AM के पास हमारे पास आते हैं, ठीक है, और 9 AM से लेकर 1 PM तक वो वर्क करते हैं, है ना, मे बी 1 PM 1.5 PM। फिर उसके बाद वो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक कितने मिनट का? वो ब्रेक लेते हैं 60 मिनट का ब्रेक, है ना, 60 मिनट का, यानी 1 आवर्स का ब्रेक। और फिर क्या करते हैं, ये जनरल है उनके कोर्स ऑफ डीलिंग में, और फिर इसके बाद वो वर्क करते हैं अप्रोक्स 5 PM तक, है ना। देखो अब इनका ये जो वर्क है, ये सभी के यहाँ जब भी वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन का, वो इसी शेड्यूल पर चलते हैं। तो इन्होंने फैटिग स्टडी की होगी। ये फैटिग स्टडी ही कहती है कि वर्कर जब काम कर रहे थे तो 4 घंटे काम कराने के बाद उनको 1 घंटे का ब्रेक दिया, फिर उसके बाद फिर उनको हमने 2 से लेकर 5 बजे तक फिर 4 घंटे का काम करा दिया। तो ये देख रहे हो ना, 1 घंटा क्या है, रिकवरी टाइम है। ये ब्रेक का मतलब होता है रिकवरी टाइम। स्कूल में इंटरवल दिया जाता है लंच करने के लिए, अगर ना दिया जाए ना तो शुरू के 4 पीरियड तो अच्छा खासा पढ़ोगे, फिर बाद के 4 पीरियड नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही होती है फैटिग स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, इसके मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हमको 2 तरह की टेक्निक होती हैं। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है बच्चों, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मजदूर काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी काम करती है। जैसे मैंने इस होल को जमीन में गड्ढे खोदने के लिए वर्क दिया मजदूरों को, 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है और उसकी चौड़ाई होनी है 2 मीटर। अब इस काम के लिए या तो मैं 10 मजदूर लगा दूं या एक जेसीबी मशीनरी लाऊं और उससे हम उस गड्ढे को खोद लें, है ना। अब देखो मैंने 10 मजदूर लगाऊंगा तो शाम तक वो 10 घंटे में गड्ढे खोद कर तैयार करके देंगे, है ना। लेकिन जेसीबी मशीनरी लाऊंगा 15 मिनट में गड्ढा खोद देगी, है ना। तो लेकिन हमें मशीनरी से काम कराना चाहिए या मजदूरों से काम कराना चाहिए? तो हमको ये देखना है, एक मजदूर काम करने के लेता है 500 रुपीज, है ना। तो 10 मजदूर लगाए कितने हो गए, 5000। और जेसीबी क्या करती है, जेसीबी लेती है लेट से 7000 रुपीज, ये जेसीबी का चार्ज है। अब सस्ता कौन सा है, ये महंगा तो ये पड़ रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पास टाइम है इतना या नहीं। ये काम 10 घंटे में करते हैं, ये 1 घंटे में काम कर देती है, लेट से 1 आवर में, है ना। तो 1 घंटे में, ऐसे ही 10 घंटे में 1 गड्ढा खोदेगा, ये 10 घंटे में 10 गड्ढे खोद देगी। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट सस्ता तो यही पड़ रहा है हमें,
एक्चुअल में दिख तो रहा है महंगा ही है, लेकिन 1 घंटे की कीमत ज़्यादा है टाइम के हिसाब से जब हम बल्क में इसका प्रोडक्शन करेंगे। ये तो गड्ढे की बात थी। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना, फर्नीचर बनाने की बात करूँ, तो इस हिसाब से पूरे दिन में तो हम ज़्यादा फर्नीचर बना लेंगे। तो अगर टाइम की वैल्यू देखें तो हमें इससे काम कराना चाहिए, लेकिन कॉस्ट वैल्यू देखें, रुपीज़ की वैल्यू, तो इससे काम कराना चाहिए। हमें कौन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा है। हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें वो टेक्निक लेकर आनी है, वो मेथड यूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, टाइम मिनिमाइजेशन, तो हमको इसको इवेल्यूएट करना होगा कौन सा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मेथड स्टडी कहता है द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड वे टू परफॉर्मिंग द जॉब। सबसे बेस्ट मेथड ढूंढ कर लाना है टू विच कीप प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज का यूज मैक्सिमम कर सकें हम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड मशीनरी इंटेंसिव टेक्निक। शूज बनाने के लिए हम मजदूरों को काम पर लगाएं, है ना, कोबलर होते हैं ना बनाने वाले, या मशीनरी से शूज बनाएं। मशीनरी में क्या होगा, एक तो शूज की क्वालिटी अच्छी आएगी और शूज मैन्युफैक्चर भी ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ उसकी सस्ता पड़ेगा। तो ये ज़्यादा हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसके साइज़ को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। हाथ से काम करेंगे तो शूज़ बनाने पर शूज़ छोटा बड़ा भी हो सकता है, मशीनरी बिल्कुल एक्यूरेट बना कर देगी। तो हमारे यहाँ पर ये टेक्निक अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ज़्यादा टेक्निक अप्रोप्रिएट है शूज़ बनाने के काम में। तो हमें वर्क के हिसाब से देखना होगा कौन सी टेक्निक बेहतर है, कहीं पर ये टेक्निक अच्छी होती है। ठीक है, टू फाइंड आउट द बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which both method or compare both method which are available resources of company. This method will be involve the minimum cost, exploit minimum resources, यानी resources का ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना। ये जब लेबर यूज़ करेंगे तो लेदर का वेस्टेज ज़्यादा होगा, मशीनरी कम वेस्ट करती है, तो हमें वेस्टेज भी कम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, दोनों टेक्निक हो गई। इसके बाद आती है मोशन स्टडी। बेटा मोशन स्टडी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ध्यान रखो, फेवल्स के प्रिंसिपल्स में, जिसमें हमने गुड्स को अरेंज करने की बात कर रहे थे, मटेरियल को अरेंज करने की। कौन सा था, देखो जरा पेज नंबर  बच्चों ये रहा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, है ना। क्या पढ़ा था कि हम मटेरियल को इस ऑर्डर में रखें कि काम करने वाले वर्कर का टाइम वेस्ट ना हो। अगर टाइम वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन क्वालिटी में डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्वालिटी नहीं सही, उसकी आउटपुट में डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है, देखो कैसे होता है आउटपुट में डिक्रीज। एक मिस्टर ए, ये व्यक्ति है, ये लेबर काम करता है ना, लेबर है ये, और इसको काम दिया हमने फर्नीचर बनाने का, यानी लेट से चेयर बनाता है ये, और चेयर में यूज होने वाली बहुत सारे मटेरियल्स भी होते हैं। अब ये 30 मिनट्स में एक चेयर बनाकर देता है, एक चेयर बनाकर देगा, और ये हमारे यहाँ पर 8 घंटे जॉब करता है। जॉब ड्यूरेशन क्या है इसका, 8 घंटे का जॉब ड्यूरेशन है। ठीक है, तो अगर ये 8 घंटे लगातार काम करें, 8 घंटे में 30 मिनट्स का ब्रेक हो गया,
ब्रेक भी तो हो गया। तो पूरे दिन में कितने बना कर देगा? देखो अगर ये रेगुलर काम करता है तो ये हो गया 8 दूनी 16, यानी 15 चेयर बनाकर देगा पूरे दिन में। ठीक है, ये प्रिपेयर करेगा, जनरली ये प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन जब ये व्यक्ति काम करने पर लग रहा था, है ना, तो इसके पास जो मटेरियल था फर्नीचर को बनाने वाला, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मटेरियल होता है वो वुड होता है ना, उसके बाद प्लाईवुड, उसके बाद माइका, उसके बाद फेविकॉल, स्टील्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये यूज़ होती हैं। तो इसकी जो ऑर्डर हमने बनाए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये इस तरह से थे। ज़्यादा यूज़ होने वाले यहाँ पर थे, मैक्सिमम यूज़ होने वाले बिल्कुल इसके पास, और मिनिमम यूज़ होने वाला सबसे दूर था। लेकिन अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको इधर पहुंचा दिया और इसको इधर पहुंचा दिया, तो इसको बार बार वुड को उठाने के लिए दूर जाना पड़ रहा होगा। और पूरे दिन में इसने क्या करा, 30 मिनट्स आने जाने में ही वेस्ट कर दिए, 30 मिनट्स यहाँ से उसे उठाकर लाने में वेस्ट कर दिए, और 30 मिनट लगा दिए ब्रेक में। तो कितना आउटपुट तैयार किया? 14 चेयर का। तो जो मजदूर एक दिन में 500 रुपीज़ हमसे लेता था वेजेस, ये इसके वेजेस रेट थे, उसको पर चेयर कितने रुपए हुए? 15 चेयर बना रहा था 500 रुपये में, अब 14 बना कर दे रहा है। तो इस वजह से, किस वजह से? वेस्टेज ऑफ टाइम की वजह से ये चेयर की मजदूरी महंगी पड़ रही है ना। मैं इसकी जगह लो, इसको 1400 रुपये ही कर देता हूँ, है ना। तो एक चेयर बनाने पर कितने रुपए ले रहा है, पड़ रहे हैं? 100 रुपीज़ आते हैं। और यहाँ पर 100 से कमाएंगे, डिवाइड करके देख लेना, 1400 डिवाइड बाई 15 ठीक है। तो यहाँ पर कमाएंगे, यहाँ पर इसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी, यहाँ पर इसकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हम इसके ऑर्डर को सही से मेंटेन करें तो ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ये बच जाएगा। यही कहता है इसमें ही, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का ही एक्सटेंडेड पार्ट समझ लो इसको बस थोड़ा सा। मोशन स्टडी, टू कंडक्ट द मोशन स्टडी Taylor suggests to observe an average worker. When he is performing the job, note down all movement he is doing, how many time is getting up from his place, how many time he is bending down. Repeat it for the 100th time with the different work. After writing of all movement, classification them in the productive and unproductive movement. यानी productive movement कौन सी थी? ये 30 मिनट जो थी ये अनप्रोडक्टिव थी। ये जो रेस्ट इंटरवल था 30 मिनट का, ये भी अनप्रोडक्टिव है। और बाकी जो उसमें 7 घंटे हैं वो क्या है? प्रोडक्टिव मूवमेंट है ये, ठीक है। और ये जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होती हैं, यानी जिस समय उन्हें काम करना चाहिए उन्होंने काम नहीं किया, इसको कहते हैं आइडल टाइम। एक लैंग्वेज में इसको आइडल टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव कहा जा रहा है तुम्हारे सिलेबस में, आइडल टाइम भी कहते हैं। तो आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल मूवमेंट, क्लासिफिकेशन देम इन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, मेक द स्ट्रेटजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। एक ऐसी रणनीति बनाओ जो इसको कम कर रहे हैं, कट डाउन कर दें या रिमूव ही कर दो इस अनप्रोडक्टिव को। कैसे करेंगे? इस मैक्सिमम यूज होने वाले प्रोडक्शंस को यहाँ लेकर आ जाओ। मैंने ये मैक्स लिखना था, ये मैक्सिमम यूज है ना, ये लो मैक्सिमम इसके पास रख दिया। अब इसे बार बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, एक आध बार ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसका यूज़ तो बहुत कम हो रहा था। चलो खत्म बात, एग्जाम्पल पढ़ लेना। अब इसके बाद आता है बेटा डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अब इस डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में हमको क्या करना है? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं इधर। ये लो डिफरेंशियल पीस वेजेस में
एक वर्कर है ये, और इसको हम, ये हमारे पास जो वर्क टाइम है इसके, वर्किंग हॉर्स है इसके, वो कितना है 8 घंटे या 10 घंटे कर देते हैं, चलो इस बार 10 घंटे का इसका वर्किंग हॉर्स है। ठीक है, ये वर्किंग हार है, समझ लेना। अब इसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना है 100 यूनिट है, यानी इन 10 घंटे में ये 100 यूनिट बना कर देगा। और इसके जो रेट मिलेंगे इसको, रेट ऑफ पर यूनिट कितने दिए जाएंगे, रेट ऑफ वेजेस, ₹50 ये इसको दिए जाते हैं। अब ये जो वर्कर है 10 घंटे काम करता है हमारे पास और 10 घंटे में 100 यूनिट बनाकर देगा। एक यूनिट के 50 रुपए दिए जाते हैं, तो कितने रुपए ये दिन में अर्न करेगा, है ना 5000 मान लेते हैं, ये 5000 यूनिट रुपए डेली अर्न कर लेता है। लेकिन हमको कुछ ऐसी टेक्निक लेकर आनी है जो इससे काम ज़्यादा कराया जाए। इसको कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में अगर मैं इससे कहूँ कि तू 100 की जगह 110 बनाए, तो ये कहेगा भाई क्या फ़ायदा, कल को बना लेंगे आकर, आज भी इतने ही मिलने हैं, कल को भी इतने ही मिलने हैं, कौन सा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैंने इसको तरीका बताया कि अगर तू 100 यूनिट तक बनाएगा तो कितने रुपए दिए जाएंगे इसको, 50 रुपये पर यूनिट, है ना। लेकिन अगर अबव बनाता है तो कितने दिए जाएंगे, 60 रुपये पर यूनिट दिए जाएंगे। और अगर 150 से ऊपर बनाता है ना, 150 तक बनाता है और 150 से अबव बनाता है तो 70 रुपये दिए जाएंगे। तो अब इसके दिमाग में क्या पड़ेगा, जहां उसी यूनिट को बनाने पर मुझे 50 रुपये मिल रहे थे, अब 70 मिलने वाले हैं, तो इसके दिमाग में क्या कोशिश होगी, पहले तो 100 यूनिट पूरी कर लो, जैसे ही मैं 100 पार करूंगा जल्दी से मैं 60 वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा। यानी इसे कहते हैं इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम किनको कहा जाएगा, जो व्यक्ति टेक्निकल वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये तो लेबर चार्जेस है, इसको हम इंसेंटिव स्कीम भी कहेंगे या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, क्योंकि ये पर पीस के हिसाब से मिल रहे हैं। इंसेंटिव मिलती है ऑफिशियल वर्करों को, जब वो ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। तो ये भी तो वही है, बस पीस रेट सिस्टम नाम दे दिया है हमने इसको। ठीक है, पढ़ो बेटा। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, अब इसको पढ़ लेना बेटा, यही है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फसाइज ऑन पेइंग ए डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्क। एक और बात, एक ये व्यक्ति था, एक और व्यक्ति है, ये ज़्यादा टैलेंटेड है, इसके जो यूनिट बनाकर देता है वो बहुत अच्छी बनाकर देता है, उसकी क्वालिटी अलग ही होती है, इसके हाथ में क्वालिटी ज़्यादा है, और ये अभी फ्रेशर है, अच्छी क्वालिटी की यूनिट नहीं बना कर देता। तो और इसे जॉब ज्वाइन करे हुए 10 साल हो गए, 10 ईयर एक्सपीरियंस है ना, और ये न्यूली बच्चा है। तो इसको अगर मैंने 50 रुपये इसको दे दिए ना, तो ये नाराज़ हो जाएगा कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा क्या हुआ। इसमें और इसमें डिफरेंस, नए बच्चे को 40 रुपये और इसको 10 रुपये, ताकि इसको लगे कि हाँ मैं सीनियर हूँ, इसके काम करने के तरीके में चेंजेस रहेगा हमेशा। और इसके दिमाग में क्या रहेगा, इसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि ये इसके जैसा बने, ताकि इसको इस तरह का इंसेंटिव मिले,
ठीक है, यानी ये अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सोचो मैं इसको भी 50 देता, इसको भी 50 देता, ये क्यों इम्प्रूव करेगा भाई? ये गधा था तो भी 50 रुपये मिल रहे हैं, ये अच्छा था तो भी 50 रुपये मिल रहे हैं, तो ये गधा ही सही है ना, तो देखो मैं ऐसा ही सही हूँ भाई, मुझे क्या जरूरत है एक्स्ट्रा करने की। तो ये खत्म हो जाता है हमारा मोशन स्टडी। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल रिवोल्यूशन में। मेंटल रिवोल्यूशंस का मतलब है, मेंटल रिवोल्यूशंस में हम अपने वर्करों को मोटिवेट करा रहे हैं। इंडियन आर्मी के अंदर जो आर्मी होती है हमारी, वो नॉर्मली जॉब करती रहती है, वहाँ पर ड्यूटी देती है ना। लेकिन अगर इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी अराइज हो जाए, किस चीज़ की, वॉर की, जंग की कंडीशंस क्रिएट हो जाए, तो हमको क्या करना है, वहाँ पर इंडियन आर्मी क्या करती है, उस समय पर सैनिकों को देशभक्ति गीत सुनाए जाते हैं, है ना, ताकि सैनिकों के अंदर जुनून हो एफर्ट करने का। विपक्षी या जो दूसरी सेना होती है उससे अच्छा लड़ने का जुनून पैदा हो। और अगर नॉर्मली नहीं होता तो वो ऐसे ही लड़ते हैं, मतलब उनके अंदर क्रेव क्रिएट करने के लिए देशभक्ति गाने सुनाए जाते हैं, ताकि वो जुनूनी होने के साथ में जाकर लड़ लेते हैं फिर उनसे, और लड़ते भी बेहतर तरीके से हैं। ये रूल्स होता है आर्मी का। जब भी जंग की प्रोबेबिलिटी होती है, लड़ाई की चांसेस बनते हैं, तो सभी सैनिकों को देशभक्ति गाने, देशभक्ति बातें सुनाई जाती हैं, पुराने शहीदों के बारे में बताया जाता है, उनके बलिदान के बारे में बताया जाता है, ताकि उनके दिमाग को रिवोल्यूट करा जाए, है ना, ब्रेन वॉश किया जाता है उनको। तो ये होता है मेंटल रिवोल्यूशन। दूसरा मेंटल रिवोल्यूशन पता है क्या होता, कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, उनके दिमाग को इस तरह से वॉश कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ताकि वो खुद को अपने आप को मारने पर मजबूर हो जाते हैं, है ना। तभी तो वो ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसे ही वर्कर को जब हम काम कराएं और लगे कि वो टायर्ड हो चुके हैं, काम नहीं करना चाह रहे, उनका मन नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, उनको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हैं, है ना। संदीप महेश्वरी टीवी पर आते हैं ना, सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस है। क्या करता है वो, मेंटल रिवोल्यूशन ही तो करता है, तभी तो लोग जाकर एफर्ट करते हैं। इंसान सभी एक जैसे हैं, लेकिन चेंज है उनकी मेंटली रिवोल्यूशंस में। जो व्यक्ति अपने माइंड को मेकअप कर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल रिवोल्यूशन को कंप्लीट करना बच्चों, ये मेंटल रिवोल्यूशन है कि उनको उनकी दिमाग की हालत को। अभी क्या होता है, ये दो वर्कर हैं, इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, भाई मैं सीनियर हूँ, तू जूनियर है, मैं समझाऊँ जाकर भाई तू जूनियर सीनियर है तो तेरा ड्यूटी बनती है कि तू इसको प्रमोट करे, इसको भी सिखाए भाई, अगर ये सीखेगा तो तेरा क्या घाटा है इसमें, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको जाकर मेंटली रिवोल्यूट करा, समझाया इसको कि इस अपने जूनियर्स को हमेशा प्रमोट करो, ना कि उनको नीचा दिखाओ। ये भी होती है ना। ये वर्कर नहीं कर रहा है तो मैं इसको सिखाऊं, भाई तू 50 रुपये पर ही जीता रहेगा, एक काम कर, कुछ और वर्क कर देख, 60 भी मिलने के लिए तैयार है, 70 भी मिलने के लिए तैयार है तुझे, तो एफर्ट बढ़ाए ना इसके। इट इज़ कॉल्ड मेंटल रिवोल्यूशन। खत्म बात है। तो टॉपिक हमारा बेटा ये जो टेलर और फ्यूल्स के डिफरेंस हैं ये आपको पढ़ने हैं, है ना, और मॉडर्न साइंस ऑफ टेक्निक है ये आपको पढ़नी है। अब हम बातें करते हैं, बच्चों, जो मैंने टॉपिक शुरू में छुड़ाए थे आपके। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले थे नेचर ऑफ फीचर। देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर ही आ जाते हैं। एक तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इनकी सभी जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर हों, वर्कर हों, या किसी भी टाइप के वर्कर हों, सभी जगह एप्लीकेशन होते हैं, है ना। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन द नेचर, मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैंने बताया ना, बार बार उन चीज़ों का याद होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था, काम को डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेसिटी, उनकी क्वालिटी, है ना, और छोटे छोटे पीस टुकड़ों में डिवाइड कर दो। वर्क को जो डिवाइड करो, 1000 यूनिट बनवानी है तो 1000 के ग्रुप बना दो, 100 यूनिट बनवानी है सबसे, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, एक के हिस्से में कितने आ गए, 25, है ना। तो ऐसे भी करते हैं। और जॉब
अकाउंट वाले को अकाउंट में बैठाओ, साइंस वाले को साइंस में बैठाओ। तो ये क्या कहते हैं, ये हर जगह अप्लाई होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ। लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर नहीं फॉलो करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट में जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आ रहा है। जनरल गाइडलाइन भी है इसकी। जनरल गाइडलाइन क्या है, सभी के लिए है। देखो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ये सभी के लिए है। जनरल गाइडलाइन होती है इसकी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है अच्छा, तो वो अपना प्रिंसिपल ऑफ टेनर फॉलो करना शुरू करे, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काम करने वाले एम्प्लॉइयों को बार बार रिमूव ना करें, चेंज ना करें, फ्रीक्वेंटली चेंज ना होना चाहिए। लेकिन अगर वो चेंज करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि हर नए आने वाले एम्प्लॉय को पहले तो ट्रेंड करना होता है, ट्रेंड करने के बाद उसे जॉब असाइन करानी होती है। लेकिन अगर वो बार बार चेंज करते रहेंगे तो अपना टाइम ट्रेंड कराने में ही लगाते रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, तो सीधा सीधा ये प्रैक्टिकल बेस है। हम फ्यूल्स की प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, टेलर की नहीं, ज़्यादातर फ्यूल्स के चल रहे थे। हालांकि ये दोनों पर अप्लाई होता है, फ्यूल्स और टेलर पर। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ वर्क जो था, या किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे थे, डिपार्टमेंट बना रहे थे, ये क्या था, कैसे पता लगा भाई, पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा होगा भाई, अगर ऐसा करा था तो ज़्यादा बेहतर था, नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस की बेस पर फॉर्म होता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू द रिसर्च वर्क, बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ा तब जाकर ये डेवलप हुआ। दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, यानी ये रातों रात डेवलप नहीं हुआ, इस पर बहुत ज़्यादा पहले ही स्टडी करनी पड़ी थी, रिसर्च करना पड़ा था। देख लो, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चेंज है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं एज पर द कंडीशन। पढ़े थे ना इसमें, तो टेलर साहब की बात है, FW टेलर्स ने कहा था कि हमें रूल ऑफ थंब नहीं होना, हमें एज पर द सिचुएशन के हिसाब से भी चलना है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये डिफरेंट भी हो सकता है। मेनली बिहेवियर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, किस चीज़ को करता है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को एम्प्लॉय गाइडलाइन करता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इंप्रूव द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, क्या करता है ये, डिसिप्लिन से एम्प्लॉय के कमिटमेंट क्वालिटी में, यानी जब हम एक डिसिप्लिन बना देंगे ना, तो उसके करने के तरीके में एक सिस्टम बन जाएगा कि भाई तुम्हें इस टाइम पर ही आना है और इस टाइम पर ही जाना है। तो ये क्या है, जब वो एम्प्लॉय कहेगा हाँ ठीक है, तो ये कमिटमेंट है ना उसकी कि 9 बजे आना है, 12 बजे जाना है, या 5 बजे जाना है शाम। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इंप्रूव द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब हम एक डिसिप्लिन बना देते हैं तो एम्प्लॉय उसकी कमिटमेंट करता है कि हाँ मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा, तो ये उसकी इम्प्रूव क्वालिटी कमिटमेंट को इम्प्रूव करता है। केज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो बच्चों ये पढ़ना ही ना आप दोनों, है ना। कंटिजेंट का मतलब, कंटिजेंट बता देता हूँ चलो फिर भी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिजेंट, यानी कंटिजेंट का मतलब जो बता दिया वो फिक्स नहीं है, यानी ऐसा हो भी सकता है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिजेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। खत्म बात। प्रिंसिपल टर्म स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे कर लेना बेटा इसे। तो इसके बाद सिग्निफिकेंस है ये बच्चों, एक बार सिग्निफिकेंस खुद रीड करनी है, ये आपका होमवर्क है सिग्निफिकेंस का। खत्म चैप्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। सिग्निफिकेंस रीड करनी है, डाउट होगी तो इसको डिस्कस करूंगा मैं सिग्निफिकेंस को गूगल मीट पर आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, ये गूगल मीट पर डिस्कस करेंगे बच्चों।